हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल SC21 है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 11th चैप्टर 1 सेट थ्योरी। देखिए, सेट थ्योरी की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको करने से पहले जब तक हम उसका इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक बेकार है एक्सरसाइज करना। तो पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है सेट, कैसे बनाए जाते हैं सेट, कैसे सबसेट बनते हैं। तो उसी के लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेट की डेफिनेशन। देखिए, सेट की डेफिनेशन ये है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब कोई भी दो एक जैसे एलिमेंट सेट में नहीं लिखे जा सकते। डिस्टिंक्ट इसलिए यूज़ किया गया कि मतलब किसी भी सेट के अंदर दो एलिमेंट एक जैसे नहीं आएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेल डिफाइंड वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड, जिसको यूज़ किया गया है। कौन सा वर्ड है वो? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से देनी है। डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि अगर बच्चे डायरेक्ट बोल देते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नहीं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे अलग अलग हों और वेल डिफाइंड हों। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा सेट से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर ABC, और उसके एलिमेंट्स को एक कर्ल ब्रैकेट में लिखा जाता है। यानी अगर सेट को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट ABC हैं, तो कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम ABC, और ज़्यादा एलिमेंट है तो हम ज़्यादा लिखेंगे। यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को और एलिमेंट्स को कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये एक सेट की प्रॉपर्टी होगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि वेल डिफाइन क्या है। वेल डिफाइन क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वेल डिफाइन जिसका मतलब सभी लोग क्लियरली इजीली समझ सकें, एक ही कॉमन मीनिंग हो, वेल डिफाइंड रहेगा। कैसे समझेंगे हम? देखिए एग्जाम्पल से, अगर आपसे कहा जाता है कि अ कलेक्शन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उसमें बेस्ट बैट्समैन कौन है, तो जो इनका जो कलेक्शन होगा ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? क्योंकि अगर आप कलेक्शन करते हैं उनका, तो जब मान लीजिए आप सेट बनाते हैं, मान लीजिए मैं सेट बना रहा हूँ, मुझे सचिन पसंद है, मुझे विराट पसंद है, ठीक है, मैंने सेट बना लिया। अब दूसरा बंदा बनाएगा तो उसको हो सकता है कि रोहित पसंद हो और विराट पसंद हो। यानी सेट वेल डिफाइंड नहीं है। यानी अलग अलग लोग उसके लिए अलग अलग अपना व्यू देंगे, नॉट वेल डिफाइंड। भाई मुझे दूसरा खिलाड़ी पसंद है, आपको दूसरे की बैटिंग पसंद है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। यानी अगर आपसे कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल बैट्समैन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सभी बैट्समैन का कलेक्शन बनाइए, हाँ ये वेल डिफाइंड है। ये मैं बनाऊं, आप बनाएं या कोई थर्ड पर्सन बनाए, इस सेट को अगर कोई बनाता है तो उसमें सारे बैट्समैन का ही सेट आएगा और ये वेल डिफाइंड है। इसमें सचिन भी आएगा, विराट भी आएगा, रोहित भी आएगा, जो है सारों का ही आएगा। दैट मीन्स इट इज़ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है, सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि इंडिया के सारे बैट्समैन का कलेक्शन है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अगर आपसे कहा जाए कि एक टीचर हैं, अगर आप एक टीचर हैं, आपसे कोई कहता है कि आप अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बनाइए, क्या वो वेल डिफाइन है? नहीं। क्यों? मान लीजिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ में एक बच्चा अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में भी अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो साइंस में भी अच्छा हो। मैं सेट बनाऊंगा तो मैं अपने वाले अच्छे वाले बच्चे को उसमें सेट में डालूंगा, बट जब दूसरा टीचर उसको बनाएगा भाई वो उस वाले सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। दैट मीन्स ये जो कनेक्शन आएगी, कंडीशन आएगी, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जबकि ऐसा कहा जाता है मेक अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यानी अपने क्लास के सभी बच्चों का एक सेट बनाइए, हाँ वो वेल डिफाइंड है। वो कोई भी टीचर बनाएगा वो सेट कॉमन आएगा, वो वेल डिफाइंड है। तो बहुत अच्छे से समझना है आपको। और ध्यान रहे, अभी एक वर्ड आया था कि डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कभी भी सेट के अंदर दो एक जैसे एलिमेंट नहीं आ सकते, ये सेट हो ही नहीं सकता। यानी सारे एलिमेंट क्या होंगे उसमें हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। आपको बता दें कि कैसे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। और यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर, और जो उसके एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक साइन आ रहा है बिलोंग्स। यहाँ पे इस वाले साइन को देखो, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। ये कैसा साइन होता है? बिलोंग्स। भाई आप अपनी फैमिली को बिलोंग्स करते हैं, आप उसका हिस्सा हैं, तो आप जो भी है हिस्सा हैं अपनी फैमिली का, यानी आप बिलोंग करते हैं अपनी फैमिली को। जो भी स्टूडेंट है या आप, मैंने आपका ये लिख दिया, आप बिलोंग करते हैं कहाँ? अपनी फैमिली को, तो बिलोंग का साइन आएगा। और फैमिली मतलब कोई किसी, मान लीजिए कि नहीं करते हैं तो क्या? नॉट बिलोंग्स। जनरली फैमिली को तो सभी करते हैं, लेकिन अगर कोई, अब फैमिली से मतलब होगा यहाँ एक सेट, यानी कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है
तो बिलोंग्स का साइन आएगा, अगर उसका मेंबर नहीं है तो आएगा नॉट बिलोंग्स, यानी बिलोंग्स के साइन को बना के कट का निशान लगा देना है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी, और आपसे पूछा जाता है क्या ए स्मॉल ए बिलोंग करता है? भी ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को क्योंकि वो उसका एक मेंबर है, बी भी बिलोंग करता है, लेकिन क्या आपसे पूछा जाए डी बिलोंग करता है ए को? कभी डी तो है ही नहीं उसमें, इसका मतलब क्या लिखेंगे? डी नॉट बिलोंग्स टू ए, डी ए को बिलोंग नहीं करता है। तो ये तो हो गया बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का साइन। नेक्स्ट कुछ नोटेशंस देखते हैं। इसमें लिखा है कि एन कैपिटल एन अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 वो सारे उसे क्या बोल रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर, अब इसी में जीरो और आ जाता है, यानी जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कलेक्शन जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ होल नंबर। जेड मतलब इंटीजर्स, जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी 0 ±1 ±2 ±3, यानी इंटीजर्स की बात आ रही है तो इसमें प्लस माइनस दोनों आएंगे। देखो उसके आगे जो नेक्स्ट लिखा है उसमें लिखा है जेड प्लस और जेड माइनस। जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, यानी सारे कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6। और जेड निगेटिव का क्या मतलब होगा? निगेटिव इंटीजर, यानी साइड के मेंबर कौन से होंगे? -1 -2 -3। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट लिखा है क्यू, क्यू का मतलब है सेट ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका 1/2 ना 1/4, इन सबका जो सेट बनेगा रेशनल नंबर का, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। नेक्स्ट आता है क्यू प्लस और क्यू नेगेटिव, यानी सेट ऑफ द पॉजिटिव, वही पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। एक आता है आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। कैपिटल आर का मतलब होता है सेट ऑफ द रियल नंबर, सारे रियल नंबर का कलेक्शन क्या से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम आर से। इसमें नेगेटिव भी हो जाएंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आर के बाद आ रहा है सी। सी अभी आपने पढ़ा नहीं था, सी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होते हैं, x प्लस आई वाई की फॉर्म में, जहाँ x क्या होता है? रियल पार्ट, और y क्या होता है? इसका इमेजिनरी पार्ट। यानी ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में होते हैं? x प्लस वाई की फॉर्म में होते हैं, x प्लस आई वाई, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे नंबर्स का जो सेट बनेगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। नेक्स्ट आती है आपकी फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी रोस्टर फॉर्म होती है और कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म होती है? भाई क्या होता है, कई बार सेट ऐसे लिखे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट कैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्म होती है ना, ये होती है रोस्टर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। यानी इसमें सारे एलिमेंट्स एक कॉमा द्वारा सेपरेटेड होते हैं। क्या कहते हैं? अ सेट डिस्क्राइब बाय द लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द कॉमा, यानी सारे एलिमेंट किससे सेपरेटेड होंगे? कॉमा से सेपरेट होंगे, A, B, C, 1, 2, 3। इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या होता है, कुछ को हम थ्योरी में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक सेट लिखा है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि x, यानी एलिमेंट तो x है, और x क्या है? कह रहे हैं x इज सच दैट इज अ बॉवेल। x क्या है? इज अ बॉवेल। अब अगर आप, यानी ये थ्योरी में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है? थ्योरी में लिखा गया है, वॉवेल्स है, तो इस सेट, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर थ्योरम। देखो वॉवेल्स का सेट अगर हम ये बनाते, देखिए वॉवेल्स को ही अगर मैं इस फॉर्म में लिखता A-E-I-O-U, तो सारे वॉवेल्स कॉमा से सेपरेटेड होते, तो ये वाली फॉर्म तो हो जाती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जबकि जो कॉमा लगा के थियोरेटिकली लिख दिया गया है कि x इज सच दैट x इज अ बॉबल, तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट कुछ टाइप्स होते हैं सेट्स के, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स में ध्यान लिखे हैं। देखिए फाइनाइट सेट, इस सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नो एलिमेंट्स। या तो उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स या ना हो तो क्या बोलेंगे? फाइनाइट एलिमेंट्स। ऐसे मान लीजिए एक सेट है ABC, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसके एलिमेंट काउंट कह सकते हैं 3 एलिमेंट हैं, तो ये कैसा है? फाइनाइट है। अगर मान लीजिए कोई सेट ऐसा है जैसे A-B-C एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, मतलब उसके नंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, काउंट नहीं किए जा सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। यानी ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, तो मैंने फाइनाइट बता दिया आपको, इनफाइनाइट बता दिया। दूसरा था कार्डिनल पॉइंट।
या फाइनाइट सेट. कार्डिनल पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय Na. यानी कार्डिनल नंबर क्या है, यानी किसी सेट में, किसी फाइनाइट सेट में, भाई फाइनाइट में तो बनना, तो इनफाइनाइट में तो होंगे ही नहीं काउंट. फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उसको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. यानी एक 3 एलिमेंट है A B C, तो हम क्या बोलेंगे Na, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो कितने हैं 3, ऐसे लिखते हैं कार्डिनल. यानी n क्या रिप्रेजेंट करना, नंबर इन A, नंबर है किसमें A में कितने हैं 3 हैं, इज डिनोटेड बाय Na. यानी कार्डिनल पॉइंट वही है, जितने एलिमेंट्स वही कार्डिनल पॉइंट से लेकर रिप्रेजेंट करते हैं Na से. तो ध्यान रखना है आपको, कार्डिनल पॉइंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी जितने उसमें एलिमेंट होंगे वही कार्डिनल पॉइंट होगा. नेक्स्ट आता है कि फोर्थ एम्प्टी नल सेट या वॉइड सेट. एम्प्टी का मतलब भी खाली, नल का मतलब भी जीरो है. वॉइड सेट इज सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज डिनोटेड बाय 5. यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे या तो हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो. लेकिन ध्यान रहे बच्चे, गलती क्या करते हैं ना, एम्प्टी सेट को ऐसे बना देते हैं. नहीं, अगर आपने सेट के अंदर 5 बना दिया कर्ली ब्रैकेट में तो वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट है 5. यानी या तो आप खाली ब्रैकेट बनाओगे एम्प्टी के लिए, खाली कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, या 5 का साइन बनाओगे तो उसके बाहर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट लगा दिया तो वो नल सेट नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया 5. यानी एम्प्टी को कैसे बनाओगे, या तो केवल 5 से रिप्रेजेंट करोगे, या केवल ऐसे ब्रैकेट बना दोगे, अंदर कुछ भी उसके नहीं होना चाहिए. फिर आता है सिंगलटन सेट. यानी ये सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो इज कॉल्ड सिंगलटन एलिमेंट. नेक्स्ट है 6 इक्वल सेट. 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल. 2 सेट्स कब इक्वल कहलाएंगे, देखिए 2 सेट्स कब इक्वल आएंगे, 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B. यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B का मेंबर हो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज मेंबर ऑफ A. यानी A के सारे एलिमेंट B में हो, B के सारे एलिमेंट, यानी A बिलोंग करता हो B में और B बिलोंग करता हो A में. यानी A के सारे एलिमेंट उसमें. अब दोनों कंडीशन बन रही है, यानी इसका मतलब सिंपल सी भाषा है कि A और B क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तभी वो क्या कहेंगे, उसको इक्वल सेट कहा जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. कह रहे हैं इक्विवेलेंट सेट. कोई 2 सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, कह रहे 2 सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यानी कोई 2 सेट जिनमें नंबर सेम हो, यानी एक में 3 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, एक में 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 4 होनी चाहिए, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट है A B C. यानी एक सेकेंड, ठीक है, A B C, तीसरा एलिमेंट कितना होगा A B C. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के. तो ये कैसे हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं. यानी 3 एलिमेंट उसमें और 3 एलिमेंट उसमें है. अब आता है सबसेट एंड सुपरसेट. इन 2 चीज़ों की बात पढ़ेंगे हम, सबसेट क्या होते हैं और सुपरसेट क्या होते हैं. A एंड B 2 सेट्स हैं. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, यानी A का एवरी एलिमेंट B में है, देन A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B. A जो है सबसेट है B का. मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए B क्या है, B एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4. अब A एक सेट है इस तरीके से, A में कितने हैं 2 और 3. अब ध्यान से देखो, A के दोनों एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, A के दोनों एलिमेंट B में प्रेजेंट है, यानी A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, यानी A जो है सबसेट है किसका, B का. A सबसेट है किसका, B का. आप कैसे लिख सकते हैं, A सबसेट है B का. नेक्स्ट क्या रहता है कि A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A. यानी B को क्या कहेंगे, यानी जब A के सारे एलिमेंट उसमें हैं तो A को तो कहते हैं हम A सबसेट है B का. लेकिन B क्या है, तो B को क्या कहा जाएगा, B को कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि B सुपरसेट है. बात एक ही आ रही है, यानी इन दोनों से एक ही मतलब निकलता है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, और B यहाँ पर भी वही है कि A के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, B में. यानी A के सारे एलिमेंट, जिसके तरफ मुंह होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट हो जाते हैं, बड़ा है वो, है ना. तो A के सारे एलिमेंट B में, A के सारे एलिमेंट B में, यानी यहाँ. लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो लिखा है A सबसेट B, इसे क्या पढ़ते हैं A सबसेट B. और जबकि जो नीचे लिखा है उल्टा साइन कर दिया है, तो इसको पढ़ते हैं A इज सुपरसेट, B इज अ सुपरसेट ऑफ B. यानी सुपर का मतलब B बड़ा है, B सुपीरियर है, यानी सुपर है उससे, यानी B इज अ सुपरसेट ऑफ A. किसका,
ए का, क्यों? क्योंकि वो सारे एलिमेंट रखता है ए का। ए सबसेट है, छोटा है, आपने पढ़ा ना, ए सबसेट छोटा सा है, किसका है सबसेट? बी का, जबकि बी क्या है? सुपरसेट है ए का। लेकिन दोनों साइन को हम पलट देते हैं, ये साइन होता है सबसेट का, ऐसे पलट गया तो क्या हो गया? सुपरसेट का। इस तरह से हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, अब मतलब हम बता दें सबसेट क्या होता है। पहले सबसेट तो बता दिया मैंने आपको, ये तो सबसेट बता दिया, ए द सबसेट ऑफ बी। अब कितने सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट कैसे बनेंगे? बी ए नॉट इक्वल टू बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हम देखते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सबसेट कैसे बनते हैं, ठीक है। पहली बात ये, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है। इसके सबसेट बताओ। सबसेट का मतलब इसके छोटे छोटे सेट बताने हैं हमें। तो आपके इसके जो सबसेट बनेंगे ना, देखो एक तो बनेगा ए, एक बनेगा बी, एक बनेगा सी, फिर बनेगा ए बी, फिर बनेगा बी सी, और फिर एक बनेगा सी ए, और लास्ट में, अब ये तो 6 हो गए, लेकिन हमसे पूछे सारे सबसेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी सबसेट का 2 सेट तो फिक्स हैं, एक तो एम्प्टी हर किसी का सबसेट होता है, और दूसरा वो खुद, यानी लास्ट में आएगा ए बी सी, खुद भी आएगा। यानी टोटल कितने हो गए? 8। अब हम कैसे काउंट करेंगे? 3 एलिमेंट है तो बहुत आसान है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, आप यहाँ कर दो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है कितनी? 8। यानी टोटल सबसेट कितने बनेंगे आपके? 8 बनेंगे। काउंट कर लो, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सबसेट कितने बनने थे? 8। कौन कौन से? 6 तो जनरली बन रहे थे, और 2 मैंने बताया, फाई और वो खुद जो सेट है वो खुद भी अपना सबसेट होता है, इसलिए वो 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 8। तो जनरली आपको याद रखना है, तो सबसेट की संख्या निकालनी है, तो 2 की पावर n। मान लीजिए किसी सेट में अगर 4 पॉइंट है, कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, तो उसमें कितना आएगा? 2 की पावर 4। यानी टोटल कितने सबसेट बनेंगे उसके? 16। यही अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 कितने सबसेट बनेंगे उसके? 4। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो मान लीजिए एक सेट है 1, 2। अब इसके सबसेट बताने हैं आपको, तो सबसेट कितने बनेंगे? अब अगर 2 की पावर 2 से देखें 4 बनने चाहिए, तो एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2। अब बाकी के 2 कहाँ से आएंगे? मैंने बाकी 2 बताया था, एक तो होता है एम्प्टी और एक वो खुद, हमेशा सेट होते हैं। यानी कितने हो गए? 4 एलिमेंट हो गए, टोटल 4 सबसेट बन गए। यानी क्या होता है फार्मूला? 2 की पावर 2, यानी यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 बनेंगे। फार्मूला आता है 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको देखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब प्रॉपर सेट और रह गया, प्रॉपर सेट। देखो सबसेट तो बता दिए मैंने, अब प्रॉपर सेट पूछा जाता है तो वो कौन से होंगे? यानी प्रॉपर सेट हो जाते हैं 2 की पावर n -2। ये तो नंबर इतने बनेंगे, कैसे बनेंगे? यानी किसी में 3 एलिमेंट है, किसी सेट में 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 -2 यानी 8 -2 यानी 6 बनेंगे। 3 एलिमेंट वाले के 6 प्रॉपर सबसेट होंगे। कैसे होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक सेट है ए बी सी, तो इसके जो एलिमेंट होंगे ना, ए बी सी, फिर बनेगा ए बी, फिर बनेगा बी सी, फिर बनेगा सी ए, बस यही होंगे। यानी जो 2 हम ऐड करते थे ना, एक फाई और एक वो खुद, उन 2 को हटा दिया जाता है। फार्मूले में मैंने आपको लिखवाया 2 की पावर n -2। क्यों लिखवाया? क्योंकि वो 2 एलिमेंट हटा दिए। कौन कौन से? जो हम लेफ्ट में फाई ऐड करते थे और इधर खुद ऐड करते थे, वो प्रॉपर में नहीं आते, सबसेट में तो आते हैं। प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर है वो यही बनेंगे, बस कितने होते हैं? वो 6 बनेंगे। उसमें फाई और वो खुद शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सबसेट पूछे हैं तो सबसेट निकालने हैं, कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n। और प्रॉपर सबसेट पूछे हैं तो वो होते हैं 2 की पावर n, और उसमें से वो वाले दोनों हटा दो, माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट आता है universal set, a set consisting of all positive elements which occur under the consideration is called universal set। यानी जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट आएंगे उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यानी जो बड़ा सा सेट होता है, स्पेस होता है, जिसको हम वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। आता है कंपेरेबल सेट। 2 सेट्स ए एंड बी आर कंपेरेबल। कब होंगे कंपेरेबल? जब ए सबसेट होगा बी का,
या कह सकते हो बी सबसेट होगा ए का, तभी तो कंपेरेबल होंगे। कंपेरेबल का मतलब है उनकी तुलना की जा सकती है। मीन्स ए के एलिमेंट बिल्कुल अलग, बी के एलिमेंट बिल्कुल अलग, कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वो कंपेरेबल कहाँ से हो गए? वो तो कंपेरेबल होंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर ए के कुछ एलिमेंट बी में है तो कंपेयर किया जा सकता है, बी के कुछ एलिमेंट ए में है तब भी कंपेयर किया जा सकता है। यानी कंडीशन क्या बनी चाहिए कि या तो ए सबसेट होगा बी का या बी सबसेट होगा ए का, तो हम कह सकते हैं कि वो आर कंपेरेबल। अगर कोई रिश्ता ही नहीं है, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी एक में ए है और एक में बी सी डी है, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो कंपेरेबल ही नहीं है। फिर आता है नॉन कंपेरेबल। वही मैंने बता दिया नॉन कंपेरेबल कैसे हो जाएंगे, टू सेट ए बी, ना तो ए सबसेट होगा बी का ना बी सबसेट होगा ए का, आर कॉल्ड नॉन कंपेरेबल। अब आता है पावर सेट। पावर सेट बहुत चीज़ें समझेंगे हम कि पावर सेट किसे कहते हैं। देखिए पावर सेट, पावर सेट, a set formed by the subset of a given set A is called power set is denoted by PA। पावर सेट को डिनोट करते हैं PA से, यानी किसी सेट के सारे सबसेट को भी एक सेट में लिख दिया जाए तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। मान लीजिए एक सेट था A, इसका पावर सेट बनाना है, इसके एलिमेंट हैं A और B, तो पहले क्या करेंगे, आप इसके सबसेट बनाएंगे। अब बताओ सब पावर सेट निकालना है हमें, तो सबसेट कैसे बनाएंगे आप इसके, एक तो आएगा फाई, एक आएगा A, एक आएगा B, फिर आएगा आपका ए बी खुद, 4 एलिमेंट हो गए पूरे, यानी ये तो है अभी सबसेट। लेकिन क्या करें, इन ये जो सबसेट के है ना, इनको भी एक सेट में लिख दिया जाए। मतलब पावर सेट कैसे बनाएंगे, इनको भी एक सेट में लिख दिया, यानी जितने सबसेट थे वो भी एक सेट के एलिमेंट हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। यानी ए के सारे सबसेट को एक सेट में लिख दीजिए तो नया सेट बनेगा बड़ा, उसे क्या बोलेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, भाई डिसजॉइंट मैंने बताया था जो कंपेरेबल नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब ये जब आपने साइन बना ना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। ये ऊपर को बना होता है, इसे बोलते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब होता है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएं, बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएं, जबकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट आ जाएं। कितने एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट हो। मैं बताता हूँ, देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, पहले इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब समझिए आप लोग। देखिए मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए बी और दूसरा सेट दे रखा है सी डी, आपको या निकालो बी सी डी, कितना दे रखा है बी सी डी, आपको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मतलब इसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो बी के, यानी आप लिखेंगे ए बी सी डी, तो वो यूनियन हो गया, क्योंकि इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। इंटरसेक्शन को समझिए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी सिर्फ वो एलिमेंट लिखिए जो ए और बी में कॉमन है, तो यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो वो आ रहा है बी। यूनियन का मतलब जिसमें ऐसा सेट जिसके अंदर ए और बी के दोनों के एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट हो, रिपीटेड ना हो, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जिनमें कॉमन एलिमेंट हो। अब कह रहे हैं कि डिसजॉइंट कौन सा होता है, कि जब दो एलिमेंट ऐसे हों, दो सेट ऐसे हों कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी जब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, वो एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ है ही नहीं, या तो ऐसे बना दो या खाली बना दो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वेन डायग्राम, और अच्छे से समझ में आएगा। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल का मतलब जिसके अंदर सारे सेट्स होते हैं, उसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट जिससे माना गया है उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, और बाकी सेट्स को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सेट ए बना दिया है, ये होता है यूनिवर्सल सेट पूरा, और ये बना दिया मैंने सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। और वेन डायग्राम से अगर हम यूनियन वगैरह इंटरसेक्शन वगैरह समझ लेते हैं लोग, यूनियन बताया था मैंने, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट हों, यानी अगर हम वेन डायग्राम में समझें, ध्यान से देखना, ये एक वेन डायग्राम है, यानी यूनिवर्सल सेट है, उसमें कह रहे हैं यूनियन निकाल लो, यानी ए यूनियन बी, यानी सिर्फ वो वाला सेट बताओ जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हों और बी के भी सारे एलिमेंट हों। तो डायग्राम बनाया है, तो ये पूरा रीजन जो बन गया ना, ये वाला, ये पूरा शेडेड कर दो, ये वो रीजन आ गया जिसमें ए के भी एलिमेंट हैं पूरे और बी के भी एलिमेंट हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी केवल इसमें वो वाला एरिया बताइए जिसमें दोनों का कॉमन एरिया, तो वो सिर्फ देखिए ये बीच वाला कॉमन एरिया आ रहा है ना, यह है इंटरसेक्शन बी, यानी केवल वो एलिमेंट जो ए और बी के कॉमन हो, तो वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन
बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट, उसका मतलब कॉमन एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन बता दिया मैंने आपको। कॉमन एलिमेंट देखो ये दोनों के आ गए। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था, एक बड़ा सा सेट होता है यूनिवर्सल, और उसके अंदर बनाते हैं एक सेट, यानी यू में से सिर्फ ए के एलिमेंट काट दिए जाएं, ए के एलिमेंट काट दिए जाएं तो बाकी जो बचा वो होता है कॉम्प्लीमेंट किसका, ये ए के एलिमेंट काटे गए हैं ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इसे ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4, एक यूनिवर्सल सेट था, और दूसरा सेट था ए जिसके एलिमेंट थे 1 और 2। तो हमें निकालना था ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको, u माइनस ए, यानी u में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो a में हैं, यानी u में से वो एलिमेंट कट कर दो जो a के एलिमेंट हैं, तो क्या बचा ए का कॉम्प्लीमेंट 3,4, यानी u में से वो सारे एलिमेंट हटा दिए जो a में हैं, तो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। वही करा है, देखो हमने a काट दिया तो बाकी जो बचा वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट, देखिए डिफरेंस का बनाया, टू सेट्स ए एंड बी, डिफरेंस निकालना है आपको a माइनस बी, यानी a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b में है, यानी वेन डायग्राम से समझिए आप, ये था a और ये था b, लेकिन a माइनस बी का मतलब है a में से वो सारे एलिमेंट काट दो जो b में है, यानी ये सारा काट दो इतना, यानी ये a में था ना, तो ये वाला जो पोर्शन बचा ये a हो गया, इतना सारा काट दिया जाएगा, एक बी में आ रहा है ना, बी के सारे एलिमेंट हटा दो तो ये बचेगा ए। इसे हम एक उससे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, और बी एक सेट दे रखा है कितना 3 और 4। अब ये कह रहे हैं ए माइनस बी निकालो, मतलब ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी में है, ये तो हटा दिए, तो कितना बचा ए माइनस बी 1,2 बच गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। For set A and B, the symmetric difference is represented by A minus B union B minus A, यानी पहले आप A में से वो एलिमेंट काटो जो B में है, फिर B में से वो एलिमेंट काटो जो A में है, और इन दोनों का यूनियन, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट आए इसके भी सारे एलिमेंट आए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस। इस पूरे डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हमें डायग्राम से भी बताया गया है, ठीक है, वेन डायग्राम से। कुछ लॉज हैं, देखिए लॉस ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के बहुत सारे अच्छे से लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि देखिए यहाँ लिखा है कम्यूटेटिव लॉ कि ए इंटरसेक्शन बी, मैंने होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव, या ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। एसोसिएटिव लॉ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन, ऐसे समझ लो ना कि अगर 3 एलिमेंट हैं कि A यूनियन B यूनियन C, और इक्वल में भी लिखा है A यूनियन B यूनियन C, तो इन दो पहले में ब्रैकेट लगा दो और इन दो लास्ट में ब्रैकेट लगा दो, या इधर दो पहले बाद में लगा दो, इधर पहले में लगा दो, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी A यूनियन A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B यूनियन C बराबर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसी तरह हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसका अपोजिट। फिर आता है नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी A इंटरसेक्शन A निकालें तो वो A के ही इक्विवेलेंट है, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो किसके A का इक्वल हो जाएगा। या फिर हम A यूनियन A निकालें तो वो A के ही इक्वल आ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, किसी सेट के साथ एम्प्टी का यूनियन निकालें तो वो ए के इक्वल आएगा, यानी फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालें यू, यानी यूनिवर्सल के साथ, तब भी कितना आएगा ए, तब भी इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट आता है डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ में क्या रहता है कि ए, ध्यान से समझेंगे बहुत थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, जब इस होल डैश को तोड़ते हैं तो दोनों पे अलग अलग डैश आ जाता है, बट साइन पहले कितना था, इंटरसेक्शन का था, और यहाँ साइन पलट के क्या हो जाता है, यूनियन का, ठीक है। इसी तरह दूसरा ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो वो ए डैश बी डैश तो अलग अलग होगा, बट साइन यूनियन था तो पलट के क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन होता है, अलग अलग करते हैं। तो तीसरा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी।
ए माइनस बी यूनियन सी को इस तरह लिखा जा सकता है, ये आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में और इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे ताकि जब सम करेंगे तो ये यूज़ हो सके उसमें। यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम्प्टी। यानी ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से आपने बी घटाया और भी ए के इक्वल आया, इसका मतलब बी का कोई एलिमेंट कटा ही नहीं, कटता तो ए के इक्वल होता नहीं, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, यानी वो कैसा है एम्प्टी है। तो ये कुछ लॉज हैं जो आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। इसे वेन डायग्राम से लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ, ये 2 बार हो गया पेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमने बता दिया है सारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकमेंडेड जो है, रिमेंबर जो याद रखने आपको कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सेट इधर सब मैंने बताया था ना थ्योरी में कि हर सेट अपना सबसेट होता है। लास्ट में लिखा था कि फाई सबसेट बनाते थे, फाई भी आता था, वो खुद भी आता था, यानी वही वाली बात आ रही है, यानी एवरी सेट अपना सबसेट होता है, यानी ए सबसेट होगा ए का। एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी मैंने बताया था आपको, यानी किसी भी सेट के सबसेट बनाएंगे उसमें 2 जरूर होते हैं, एक फाई और एक वो खुद, यानी एवरी एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट फॉर एनी सेट ए एंड इट्स यूनिवर्सल सेट यू, तो ए सबसेट होगा किसका यू का। ए इज इक्वल टू फाई, देन द पावर सेट हैज ओनली वन एलिमेंट 1, केवल एक एलिमेंट रहेगा उसमें, यानी फाई का, यानी अगर आप सबसेट पावर सेट क्या होता है, यानी ए तो एम्प्टी है भाई, एम्प्टी है, उसका पावर सेट बनाओगे तो पावर सेट कैसे बनेगा, उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा एम्प्टी वाला। तो पावर सेट बनाते हैं किसी एम्प्टी सेट का, तो उसमें एलिमेंट कितना आता है 1, क्यों, क्योंकि एम्प्टी इसको एलिमेंट दिखाया जाएगा, एम्प्टी था एम्प्लीमेंट मैंने तो ना एम्प्टी को भी सेट में लिख देंगे तो ये पावर सेट बन गया, क्योंकि एम्प्टी था तो इसका क्या कितना एलिमेंट प्रेजेंट हो गया उसमें, एक, यानी वो हो जाएगा पावर सेट में नंबर्स। फिर पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी, यानी पावर सेट जो होता है ना हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। मीन्स अगर आप एम्प्टी सेट की बात करोगे ना तो उसमें देखो एम्प्टी सेट क्या था, यानी कोई एलिमेंट नहीं था, इसका भी हमने पावर सेट बनाया, जब हमने पी ए बनाया तो जो एम्प्टी था ना उसको भी सेट में लिख दिया, यानी खाली वाले का भी एक सेट एक एलिमेंट आ गया, यानी पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर दिखाया गया, यानी पावर सेट ऑफ एन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, जो क्या होता है कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 if a set A has an element from PA और सबसेट ऑफ A और 2 की पावर n, यानी यही बताया था पावर सेट और सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सेट सबसेट में सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n, और पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं 2 की पावर n, सॉरी हाँ वो प्रॉपर वाले आएंगे सारे, वो भी 2 की पावर n ही होंगे क्योंकि सारे सबसेट, यानी पावर सेट्स में अगर एलिमेंट्स पूछे कितने हैं भाई, पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के सारे सबसेट को लिख दिया गया है, किसी सेट के सारे सबसेट को लिख दिया गया है, और सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n, तो जितने सबसेट बने हैं वही उसके एलिमेंट है 2 की पावर n। फिर आता है इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। ध्यान रहेंगे कि इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट आर नॉट इक्वल, यानी फाई इज नॉट नल सेट। फाई को कभी भी अगर आप फाई को लिख देते हैं, आपको पता है फाई एम्प्टी है, लेकिन फाई को अगर आप सेट में लिखेंगे तो उसे नल नहीं माना जाएगा, बल्कि एक सेट माना जाएगा जिसका एक एलिमेंट फाई है। इसलिए ध्यान रहे कि एम्पली एलिमेंट को या तो ऐसे लिखें या खाली लिखें, कभी फाई को ब्रैकेट में ना लिखें, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जिनके हम सॉल्व करते हैं सेट्स को, तो वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं अच्छे से, तो एक बार हम इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इजकल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए यूनियन बी इजकल टू होता है एन ए प्लस एन बी, अगर ए और बी क्या हो जाए डिसजॉइंट, यानी इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इजकल टू हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सारे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, कहाँ आगे यूज़ होगा मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। डेफिनेशन सबको याद होगी, मैंने बताई थी, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो डिस्टिंक्ट होते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स हैं कौन से सेट नहीं हैं। तो पहला वाला लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे, यानी उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं, क्या वो सेट होगा? हाँ भाई ठीक है, सेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक सेट बनाऊं तो जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इतनी बनेगी, यानी इनका सेट, ये फाइनाइट सेट होगा, यानी सेट बन गया ना भाई। कोई भी बनाए, जे से शुरू होने वाले का कोई भी बनाए वो यही बनाएगा, जनवरी, जून और जुलाई। दैट मीन्स ये कैसा है, एक सेट है। क्या है, ये एक सेट है। देखो क्या बनेगा, एक सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इज अ सेट। क्या वो लिखेंगे, कलेक्शन इज अ सेट, ऐसा कलेक्शन क्या है, एक सेट है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये नहीं होगा भाई, इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड मेरे को कोई दूसरा राइटर पसंद है, किसी दूसरे को दूसरा राइटर पसंद है, तो ये सेट नहीं होगा। इनके आंसर नीचे लिखें, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 11 बैट्समैन की टीम बनानी है जो बेस्ट हों। क्या ये सेट बनेगा, नो, क्योंकि मेरे को कोई दूसरे पसंद है, आपको दूसरे पसंद है, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट आप ऐसा मान लें, जहाँ पे भी ये बेस्ट वर्ड आ गया है ना, तो ये वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन और छूट गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन भाई ये सेट है, सभी कलेक्शन ये क्या होगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है, चाहे कोई भी बनाए वो वेल डिफाइंड ही रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, फिफ्थ, यानी कि नेचुरल नंबर जो 100 से लेस देन है वो क्या होगा, सेट होगा। वही 100 से लेस देन तो सेट ही होना, लिमिटेड है, गिने जा सकते हैं, सेट बनेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है भाई, ये एक सेट बनेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनका सेट बनाया जाए, जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं तो वो एक सेट है, क्योंकि 250 के आसपास उनके उपन्यास हैं, सारे एक सेट में लिखे जा सकते हैं, तो एक सेट है ना। अगर आपसे कहा जाता कि मुंशी प्रेमचंद के बेस्ट उपन्यास को बताइए, बेस्ट नॉवेल बताइए, वो सेट नहीं होता, क्योंकि भाई मेरे को गोदान पसंद है, उनका एक नॉवेल है, कौन सा, गोदान, तो दूसरे को कोई दूसरा पसंद होगा, बड़े घर की बेटी, बहुत सारे हैं उनके, सॉरी वो है जो भी हैं, मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है, तो जो भी है, अगर बेस्ट कह देते हैं, वेल डिफाइन नहीं होता, बेस्ट कह देते तो, लेकिन यहाँ पे कहा है कि सारे उपन्यास जो भी लिखे हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, तो वो एक सेट है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं 7 में, ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा बताइए, 7 में सेट होगा भाई, सेट होगा, क्यों, क्योंकि इवन लिखिए ना आपने, सारे थोड़ी कहेंगे, इवन इंटीजर कैसा होगा, सेट होगा। नेक्स्ट आता है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ, तो भाई वो सेट होगा, इनका कलेक्शन ऑफ द चैप्टर, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन सेट होगा। अगर आपसे कह देते कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो सेट नहीं होता, क्योंकि बेस्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड लग जाते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, क्योंकि मेरे को कोई और बेस्ट लग रहे हैं, आपको कोई और बेस्ट लग सकते हैं, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी सेट है। नेक्स्ट 10 में कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस, भाई ये मोस्ट वाली बात आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता सेट, पता नहीं कौन कौन से, मेरे को कोई दूसरे खतरनाक, वैसे तो सभी को लगते हैं, लेकिन ये से क्या कहा जाएगा, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, मोस्ट डेंजरस शब्द जो आ गया ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स फैमिली का मेंबर है या नहीं है, आप देखो वही साइन लगाने हैं, आप ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, अब ये एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें ये एलिमेंट दे रखे हैं, अब आपको बताना है, पहले पार्ट में कहा है कि बीच में साइन बिलोंग्स का आएगा, नॉट बिलोंग्स का आएगा, तो पहले वाला पार्ट जो है 5, अगर 5 देखो 5 उसमें है, 5 है, यानी 5 बिलोंग कर रहा है ए में, कौन सा साइन आएगा, बिलोंग का। नंबर सेकंड में देखें 8, भाई 8 तो उसके है ही नहीं अंदर, यानी 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, कैसा आएगा, नॉट बिलोंग्स का आएगा। अगर थर्ड हम देखें 0, के 0 है, तो नहीं भैया 0 भी नहीं है, तो 0 क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 भी उसका एलिमेंट नहीं है। अगर हम फोर्थ वाले को देखें, 4 तो है भाई, यानी 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखेंगे फिफ्थ में 2 को, 2 है या नहीं है, भाई 2 एलिमेंट है ए का, देखो 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए। फिर देखना 10 को, कि 10 बिलोंग कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये अप्रोप्रिएट साइन लगाने थे, आपको आइडेंटिफाई करना था सिर्फ इसका। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म और सेट वेल्डर फॉर्म, कहना राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जो एलिमेंट्स लिखे हों ए, बी, सी, यानी कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हैं, उसको आपको इसमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला सेट दे रखा है जो ए फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है, इस तरह से कहा है
देखिए एक सेकेंड, फर्स्ट में कहा है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर -1 से बड़ा, -3 से बड़ा है और वो 7 से छोटा है। तो उसको हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए? -2 से बड़ा, -1 1 0 1 2 3 4 5 6 और लेस देन का साइन है ना, केवल इक्वल का नहीं है, तो यहीं तक रहेगा। तो ये क्या बन गई? इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं सेकेंड में कहा गया है कि b इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी b एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है मगर 6 से छोटा है, यानी 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है क्योंकि 6 से छोटा कहा है। तो ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड कह रहे हैं c इज सच दैट 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, यानी ऐसे 2 डिजिट नंबर का सम जिनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। एक ऐसा जिनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। सी क्या है? ऐसा सेट 2 डिजिट नंबर का जिनका सम क्या हो जाए? 8 हो। देखो सी क्या है? ऐसे 2 डिजिट नंबर का सम जिनका 8 हो सम। तो ऐसा सेट बनाना है। देखो 17, इनको टोटल करो, 1 और 7 का कितना आ रहा है? 8, कॉमा लगा के दूसरी डिजिट कौन सी? 26, फिर कितना आएगा? 35, फिर कितना आएगा? 44, फिर कितना आएगा? 53, 62, 71, 80। 2 डिजिट मतलब 3 डिजिट, तो 100 के बाद तो हम ले नहीं सकते, यानी 99 तक ही ले सकते हैं। तो 99 तक और कहाँ से ले सकते हैं? 11 से स्टार्ट, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं ना, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो उनके बीच सिर्फ यही नंबर आ रहे हैं जिनका सम कितना है? 8 है। देखो 6 और 2 8, 7 और 1 8, यानी हमेशा इनका टोटल कितना है? 8 है। तो ऐसे ही नंबर लेने हैं हमें। 8 0 80 लिया है ना, 80 का मतलब 8 + 0 80 रहेगा। तो ये हो गया पार्ट सी, जिसका सम कितना था? 8 है। 4th पार्ट में क्या कहा गया है कि d इज सच दैट x इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी ऐसे नंबर का सेट जो 60 को डिवाइड करता हो और प्राइम नंबर हो। 60 को डिवाइड करता हो और प्राइम नंबर हो, तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर आप सर्च कर लेंगे कौन कौन से होंगे। देखिए अगर हम 60 को लिखें, 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 50 × 5। तो यही अब प्राइम नंबर हो और रिपीटेड होते नहीं हैं, उनका सेट बनाना है। तो डी क्या बनेगा? देखो 2 को 2 बार तो लिखेंगे, तो को एक ही बार लिखेंगे 2 3 5। बस यही क्या है? उनकी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। क्यों? क्योंकि 2 भी डिवाइड करता है 60 को, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। देखो डिवाइड तो 6 भी करता है, बट वो प्राइम नहीं है। इन्होंने कहा प्राइम नंबर चाहिए हमें, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड ना होते हों, सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हो, प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है? ई, जो 5th पार्ट है, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड्स के लेटर का सेट बनाना है। तो ध्यान में रिपीट नहीं करते हैं, तो टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी ओ एन, जी ओ एन। अब ओ दोबारा नहीं ले सकते, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी एक बार आ चुका दोबारा नहीं लेंगे, आर दोबारा नहीं लेंगे, वाई आ जाएगा। तो ये जो सेट बन गया, ये क्या हो गया? इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। बस ध्यान रहे रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को सेट के अंदर। अब 6 वाले में क्या करें? एफ द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसका भी वैसे ही बन जाएगा, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। कैसे बनाएंगे सेट? बी ई और टी 2 बार हो तब भी यहाँ कहेंगे, एक बार ई दोबारा है तब भी नहीं लेंगे, यहाँ कहेंगे। ये बनेगा इसका सेट। तो ये सेकंड, ये क्वेश्चन आपका 3rd भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहना राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा करना उसका, भाई वहाँ सेट बिल्डर में दे रखे थे, रोस्टर बनाना था, यहाँ रोस्टर यानी एलिमेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं, आपको सेट बिल्डर में बनाना है। तो वही समझ लीजिए क्या कह रहे हैं कि इन्होंने नंबर दिए हैं, जो पहले वाले में जो नंबर दिए हैं वो कहते हैं 3 6 9 12, यानी सारे 3 के पहाड़े में आते हैं। देखो 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6 3 3 9 3 4 12, यानी ये मल्टीपल्स हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप उसको ऐसा ले सकते हैं, कैसे? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 × n, और n कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर के 4 तक का। 4 तक का क्यों? क्योंकि 12 तक ही आ रहा है।
अगर हम 1 से बड़ा ले लेंगे, 4 से बड़ा लेंगे 5, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, वो तो है ही नहीं इसमें। यानी इस तरह लेना 3n होगा, यानी 3 के मल्टीपल 3n होगा, लेकिन 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, बस 4 तक आ रहा है। यानी n की वैल्यू कहाँ तक होगी, 1 से लेकर के 4 तक होगी। तो ये हो गई इसकी सेटेबल फॉर्म। नेक्स्ट में देखें, अगर दूसरे में आप ध्यान से देखें तो इसमें बन रहा है कि 2, 4, 8, 16, 12, यानी 2 की पावर 2। ध्यान देखें, पहले को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, दूसरे को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तीसरे को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। तो जनरली हम लिख देंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, बट n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के सिर्फ 5 तक है। तो वही लिख देंगे हम। ये देखो सेट बना दिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, केवल 1 से लेकर 5 तक ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। देखो 5 वही कुछ सेम बनना है, 5 दूसरा बनना है 5², तीसरा बनना है 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। यानी यहाँ पे जो x है इज सच दैट कि x इज इक्वल टू होगा 5 की पावर n, और n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, बट उसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट आ रहा है 2, 4, 6, 2, 4, 6, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 यहाँ कहीं तक भी जा सकते हैं। आगे देखो कैसे लिखा गया है इसको, फोर्थ को हम देखते हैं, थर्ड तो कर ही लेंगे, फोर्थ में देखो 2, 4, 6 तो लिखा ही था, अब इसको बनाना था। तो 2, 4, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो हमने क्या लिख दिया, इवन नंबर, मतलब इसके बाद आएगा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 16, यानी x इज सच दैट x इज इवन नंबर। क्या लिख देंगे, x इज, और ध्यान रहे इसको भी हम सेट में ही लिख देंगे, x इज इवन नंबर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं, यानी 14900, तो 14900 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 100 तक जा रहा है ना, तो जो 149 है, तो पहला हम 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर लास्ट तक चलते जाएं तो उसको लिखना है 10 का स्क्वायर। यानी एक नंबर आ रहा है x इज सच दैट, सेट करना है x इज सच दैट, जो x की वैल्यू है वो n स्क्वायर है, सबके पावर में स्क्वायर है, लेकिन n की वैल्यू कहाँ तक हो रही है, 1 से लेकर 10 तक। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 10 तक, यानी n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है, 1 से लेकर सिर्फ 10 तक ही रख पाएंगे। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, देखिए ये हो गई है इसकी फॉर्म, x इज सच दैट n स्क्वायर, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, कहाँ से कहाँ तक है, वो है 10 तक। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, नहीं 5 के बाद एक 6 और है, कंप्लीट ही कर देते हैं एक्सरसाइज को, जहाँ पे इतना किया है हमने। देखिए 5 में कहा गया है कि a इस तरह से दे रखा है कि x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 9 और आगे भी चल रहा है। तो इसको हमें क्या करना है कि फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए दे रखा है, ये हम आंसर पढ़ने लगे थे इसलिए थोड़ा सा, नहीं ये क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x क्या है, ऑड हो और नेचुरल नंबर हो, तो कौन कौन से होंगे, केवल ऑड, यानी 1, 3, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इवन है, 4 क्यों नहीं लिया कि 4 इवन है, तो ऐसे ही हम आगे तक इसे चलाते रहेंगे, उनका सबको सेट में लिखना है। ठीक है, बी क्या कह रहे हैं, x इज सच दैट -1/2 से 9/2 तक हो, -1/2 से 9/2 तक हो, x की वैल्यू कहाँ तक हो, ऐसा सेट बनाना है जो -1/2 से कहाँ तक हो, 9/2 तक हो। तो देखिए -1/2 का मतलब हो गया 0.5, -1/2 से कहाँ तक हो, -1/2 का हो गया -0.5 और हो 4.5 तक। अब आप सारे लिख दो 4.5 तक, अगर आप सेट बनाओ तो -1/2 -0.5 के बाद आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसको तो लेना नहीं है, पॉइंटों में आ गया, सिर्फ इतना ही लेना है, यानी इससे छोटा लेना था ना हमें, 4.5 से, तो 4.5 से छोटा है और 0.5 से बड़ा है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन को हमने एक सेट में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है x इज सच दैट x इज एन x² अपॉन लेस देन 4, यानी x² की जो वैल्यू हो ना वो 4 से छोटी होनी चाहिए, यानी जब एलिमेंट का स्क्वायर करें वो 4 से बड़ा ना आए, 4 से बड़ा ना आए। तो देखो 4 से, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 1, ठीक है, छोटा है 4 से। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, वो कितना है, बराबर है 4 के, ये तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ -1 का करते हैं स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी छोटा आएगा 4 से, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आएगा छोटा, 4 के इक्विवेलेंट ही आएगा लगभग, छोटा या इक्वल हो, लेकिन इक्वल का साइन भी है तो कहाँ से इक्वल भी हो सकता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी छोटा आएगा। यानी कितने एलिमेंट हो रहे हैं जिनका स्क्वायर छोटा आ रहा है, तो अगर मैं सेट बनाऊँ तो एक तो आ रहा है -2, -1, 0, 1 और 2, इन सब का स्क्वायर क्या है, छोटा है किससे,
4 से या 4 के बराबर है, यही हमें बनाना था इसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डी एक्सेस एक्सेस वर्ड ऑफ लॉयल। लॉयल के वर्ड को सेट में बनाने, रिपीट नहीं होनी चाहिए, मैंने नहीं बताया था। एक सेट में लिख देंगे आप लॉयल के सारे लेटर्स को, LO कॉमा लगा के LOYL, ठीक है। अब यहाँ सेट कर देंगे क्लोज। ये देखिए ऐसे बनाया गया होगा, ये है लॉयल का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 6 में इसका जो 4th पार्ट है कि ई एक्सेस मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी केवल उनका बताना है उन मंथ्स का कलेक्शन देना है हमें जिनका जो 31 के नहीं है, मंथ्स ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, केवल उनको सेट में लिख दो जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो 31 डेज किस में नहीं होते, फेब 28 का होता है, ठीक है, 31 नहीं है उसमें। फिर क्या अप्रैल में नहीं होता, फिर जून में नहीं होता, सितंबर में नहीं होता, नवंबर, ये सब में 31 का दिन नहीं होता है। इनको एक सेट में लिख दिया और हमने सेट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, X is a consonant in English alphabet, consonant in English alphabet which proceeds K, यानी K तक के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। ध्यान रहे इसमें बॉबल नहीं आने चाहिए। हमने एक सेट में लिखे, A क्यों नहीं लिखा, क्योंकि A क्या है, बॉबल होता है, उसको हटा दिया, I हटा दिया, यानी F तक के सारे एलिमेंट लिख दिए, बट उसमें से बॉबल हटा दिए, कॉन्सोनेंट्स लिखने थे। दिस इज द सेट जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, एक टेबल बना रखी है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैच द ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑफ द, मतलब इसमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इन दोनों को मैच करना है, कौन सी किसकी। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 का मतलब नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सिर्फ वही 4 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं करता। ये 1 2 3 4 जो है पहले वाले सारे वो नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। देखो 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, और 6 भी करेगा ही करेगा। यानी कौन सा वाला ऑप्शन इसका राइट है, सी, इसके लिए लगेगा सी। फिर दूसरे वाले में 2,3, 2,3 का मतलब, अब इसको मैच कीजिए ए से, 2,3 का क्या बन रहा है, ये जो है डिवाइजर है किसके, 6 के, 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन है, देखो सी वाले तो हमने पहले कर दिया है, ए वाले में देखो x इज अ प्राइम नंबर एंड इज डिवाइजर ऑफ 6, यानी प्राइम नंबर हो तो 2 और 3 दोनों प्राइम भी हैं, और डिवाइजर किसके हैं, 6 के, यानी इसका कितना होगा ए। थर्ड वाले में देखो मैथमेटिक्स शब्द का सेट, ये जो सेट बनाया गया MATHEICS किसका सेट है, तो वो सिंपल सा पता चल रहा है आपको किसका है, तो मैथमेटिक्स का है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 1 3 5 7 9, इसको किससे मैच करेंगे, अब जो बचा उसी से मिला देंगे, यानी ऑड वाले से, यानी किससे बन जाएगा, बी से, यानी x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ऑड है, नेचुरल नंबर है, और लेस देन है किससे, 10। ऑड क्यों, यानी 2 4 नहीं लिए, केवल ऑड। तो ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज मैंने कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखिए मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं कराया क्योंकि थोड़ा लिखना ज़्यादा था इसमें, आप समझ के करेंगे अच्छे से हो जाएगा, आप नोट करते जाइए साथ के साथ। कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, शेयर करें वीडियो को। थैंक्स स्टूडेंट्स।